choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू नल इज कमिंग एपिसोड नंबर 2। तो कहानी में अब तक आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा सिम्बियोट ड्रैगन ग्रेंडल गवर्नमेंट की कैद से आज़ाद हो जाता है और वो न्यूयॉर्क के अंदर तबाही फैला रहा है। हालांकि एडी ने उस टाइम पे ग्रिंडल को हरा दिया था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बच गया और उसने सेलेटस कसाडी के साथ बॉन्ड बनाया और कार्नेज को फिर से जिंदा किया। तो ये सारी कहानी है वैनम के इशू नंबर 1 से लेकर एब्सोल्यूट कार्नेज के शुरू होने तक की। अगर आप चाहें और रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो मैं वो वाली स्टोरी भी शुरू कर सकता हूँ। तो एब्सोल्यूट कार्नेज के दौरान एडी ब्रॉक ग्रिंडल को हराने के लिए उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें सेलेटस मारा जाता है। लेकिन ग्रिंडल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की वजह से नल जाग जाता है, जो आज़ाद हो चुका है और अब तक इस गैलेक्सी के किनारे पे है। वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब एडी ब्रॉक को पता चलता है कि ना ही ग्रिंडल मरा है और ना ही कार्नेज। उस आइलैंड में भागते हुए एडी सोच रहा है, जब मैं इस तरीके से भाग रहा हूँ तब आसमान में सितारे गायब होते जा रहे हैं। हालांकि वैनम को मुझसे छीन लिया गया है, लेकिन अब भी मैं उसकी ताकत को बढ़ता हुआ फील कर पा रहा हूँ। वो आ रहा है, नल आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं नल को रोकने के लिए कुछ भी कर सकूं, मुझे अपने अंदर की डार्कनेस के साथ लड़ना होगा, इसे खत्म करना होगा। कार्नेज मेरे वाले सिम्बियोट को करप्ट कर रहा है। वो अब भी जिंदा है, लेकिन वैनम भी जिंदा है, उस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मैं अपने वाले सिम्बियोट को मरने नहीं दे सकता, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो गाइस, वैसे तो पिछले एपिसोड में एडी कार्नेज को भागने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब वो खुद ही भाग रहा है। वो भागते भागते कब्रिस्तान पहुंचता है और बोलता है, काफ़ी लंबे टाइम पहले मैं और मेरा दूसरा इस आइलैंड पे कई महीनों रहे थे। हमने अपने लिए सुरंगें और सेफ हाउसेस बनाए, मुसीबत के टाइम के लिए तैयारी की। मैं इस आइलैंड का चप्पा चप्पा जानता हूँ और मेरा सिम्बियोट भी जानता है। और अगर कार्नेज को उन सब का पता चल जाता तो अब तक वो मुझे मार डालता, जिसका मतलब है कि मेरे वाला सिम्बियोट कार्नेज को अब भी खुद के ऊपर हावी होने से रोक रहा है, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके दर्द के बारे में सोचता हूँ। एडी एक कब्र के पास पहुँचता है, ऊपर की घास हटाता है और सीक्रेट बंकर के अंदर घुस चुका है, जहाँ पे उसने मुसीबत के टाइम के लिए कई सारे हथियार रखे हुए थे। वहीं हमें इस आइलैंड के अंदर एक सुअर दिखाई देता है। तभी कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सीधा उस सुअर के पास पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं किसी लोकेशन के अंदर कोई डेलन का हाथ पकड़े हुए है। वो डेलन से कहता है, डेलन क्यों, तुमने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है, तुमने इसे कैद क्यों कर रखा है, तुम इसे मुझसे क्यों छुपा रहे हो। तो गाइस, ये नल था जो डेलन से बोलता है, दिखाओ मुझे। तभी डेलन अपना हाथ छुड़ाता है, लेकिन नल का हाथ भी उसके साथ आ चुका था। वो कह रहा है, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। नल का सिम्बियोट धीरे धीरे डेलन के ऊपर हावी होने लगता है। वो अपने डैड को आवाज़ लगाता है और तभी डेलन अपने इस बुरे सपने से जाग जाता है। वो अपने हाथ पैर को देखता है कि वो ठीक है। उसके चिल्लाने से नॉर्मी भी जाग गया था। वो नॉर्मी से पूछता है, ऐसे क्या देख रहे हो। नॉर्मी पूछता है, किंग इन ब्लैक कौन है, तुम अपने सपने के अंदर इसका नाम बुला रहे थे। तो डेलन कहता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। नॉर्मी बोलता है, ठीक है, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। और डेलन कहता है कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा। नॉर्मी उसे पागल समझकर चला जाता है। तब डेलन अपनी बेड के नीचे घुसा। उसने बेड के नीचे एक चीज़ छुपा रखी थी। वो सॉरी बोलते हुए उस डब्बे को खोलता है और कहता है, अब मैं तुम्हें और कैद करके नहीं रखूँगा। तो गाइस, ये एक रेड सिम्बियोट था। उधर एडी ब्रॉक अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। वो कह रहा है, इससे पहले कि इस आइलैंड पे माइनिंग का काम शुरू हुआ, यहाँ पे एक मिलिट्री बेस हुआ करता था। फिर यहाँ पे लड़ाई हुई और सभी लोग यहाँ पे गोला बारूद छोड़कर भाग गए। हालांकि इनमें से बहुत सारा सामान इस्तेमाल करने लायक नहीं है। गन्स पुरानी हैं और जंग लग चुका है। गोलियां भी चलने लायक नहीं है, लेकिन मैं काम चला लूँगा, क्योंकि जो मैं गेम खेल रहा हूँ उसमें गोलियों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गाइस, एडी ब्रॉक एक फ्लेम थ्रोअर को अपनी बॉडी पे सेट कर लेता है। वो कह रहा है, जब मेरी मॉम और मैं यहाँ पे रहा करते, हमने यहाँ पे हुए हमलों के बारे में बहुत कुछ जाना।
कि यहाँ पे अचानक हमला क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ का वार्निंग सिस्टम फेल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे पहले महीने के अंदर एक एयर सायरन बनाया। तो गाइस एडी ब्रॉक एक डिवाइस घुमाता है और पूरे आइलैंड के अंदर खतरे का लाउड स्पीकर बजने लगता है। अब तक कार्नेज यहाँ के एनिमल्स के साथ बॉन्ड बना रहा था और इतनी जोर की आवाज़ से उसे दर्द होने लगता है। वह सब सिम्बियोट एनिमल्स और पंछी आवाज़ से बचने के लिए भागते हैं और एडी ब्रॉक इस आइलैंड पे एक जगह को जानता था जहाँ पे ये आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, जहाँ पे उनका दर्द खत्म हो जाएगा और जहाँ पे कार्नेज अंधेरे में नहीं छिप सकता, और वो जगह है यही कब्रिस्तान। तो एडी ब्रॉक अपने फ्लेम थ्रोअर को चालू कर लेता है और तभी कार्नेज और वेनम के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे सारे जानवर एडी ब्रॉक के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पे एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। एडी उन्हें जलाने लगता है। हालांकि कार्नेज के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं होता, लेकिन अब वेनम और कार्नेज मिल चुके हैं तो थोड़ा बहुत असर हो रहा है। एडी अपने चारों तरफ एक आग का घेरा बनाता है और उसने फ्लेम थ्रोअर को आग में फेंक दिया। वहाँ एक जोर का धमाका हुआ। एडी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो, चलो बात करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे तक पहुँचने के लिए इस आइलैंड के हर एक जानवर को नहीं मारूंगा तो तुम मुझे नहीं जानते। तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, वैनम को छोड़ दो, मेरे दोस्त को मुझे वापस दे दो और तुम इस जगह पे रह सकते हो। कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे हो, तुम आज़ाद हो जाओगे। मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब सब एक साथ जलेंगे। तो बताओ तुम क्या कहते हो। तभी एकदम से जमीन फाड़कर वो सिम्बियोट बाहर निकलता है जो कार्नेज और वैनम का मिक्सचर है और वो एडी ब्रॉक के हाथ पे चिपक जाता है इससे पहले कि एडी कुछ भी कर पाता। एडी ब्रॉक का बो तोड़ दिया गया। एडी को महसूस होने लगा कि कार्नेज मेरी बॉडी के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो मेरे साथ जुड़ना चाहता है। तभी कार्नेज उसके सामने आकर बोलता है, तुम मेरे से डील करना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे सामने तुम्हें नाचता हुआ दिखाएंगे जब तुम अर्थ के हर एक बच्चे को मार रहे होगे, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। बड़े खतरों के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तभी एडी अपना चाकू निकालने लगता है तो कार्नेज बोलता है, तुम वैनम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगे। तो एडी ने कहा, तुम सही कह रहे हो। और तब एडी ने अपने आप को बचाने के लिए अपना खुद का हाथ काट डाला। तो गाइज ये एपिसोड यहीं तक था। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। मुझे उम्मीद आप करवा देंगे।